गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में एकदम व्यस्त हैं। इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में हमने कुछ सफ़र शुरू कर दिया था और वो जर्नी हमने शुरू की थी परसेंटेज से। एज यूजुअल जैसा आपको पता है कि हम हर एक क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इससे पहले लगभग हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार मैं क्विकली उसको रिवाइज करा दूं। हमने जो पढ़ना शुरू किया था वो हमने पढ़ना शुरू किया था प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। कैसे कि हमने मूल्य लिया किसी वस्तु का और हम उस वस्तु की कितनी खपत कर रहे हैं, कितना उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी हम खरीद के ला रहे हैं, उससे जब हमने उसको किया मल्टीप्लाई तो जो हमें एक्चुअल जो प्रोडक्ट इनका मिलता है रिजल्ट, वो कहलाता है क्या? टोटल कि खर्च कितना हुआ। हमने इस कंसेप्ट में जर्नी को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि आपको किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या था वो स्ट्रक्चर? वो स्ट्रक्चर था कि जब भी हमें कोई इस तरीके का सवाल दिया हो तो हमें क्या करना है कि एक वैल्यू ऊपर लिखनी है जो कि पहले वाली वैल्यूज होती थी, और जो बढ़कर परसेंटेज इंक्रीज होकर या फिर परसेंटेज डिक्रीज होकर जो वैल्यू आई है उसको लिखना था यहां ऊपर। यानी नीचे जो लिखना था वो थी पहले वाली वैल्यू और ऊपर जो लिखनी थी वो थी नई वाली वैल्यू, अब वाली वैल्यू। इतना समझ आया? ऐसे ही हमें इसमें करना था, ऐसे ही हमें खपत में करना था कि पहले वाली वैल्यू की पहले खपत कितनी थी और अब खपत कितनी है। इतना समझ आया? उसके बाद मैंने क्या किया कि अब खर्च कितना है ये लिखा जाएगा ऊपर और पहले खर्च कितना था ये लिखा जाएगा नीचे। तो जब मैंने इसको लिखा पहले वाले को तो ये लिख दिया मैंने पहले वाला खर्च। अब आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते मैंने कुछ सवालों को सोल्व करना सिखाया था कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हमारा मूल्य, एक है हमारा खपत और एक है हमारा खर्च। तो आप ध्यान रखना कि इसमें का कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मूल्य होता है और हमें एक इनकम दे दी थी, हमें बिक्री दी थी टिकटों की, कि टिकट की बिक्री आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में सवाल। तो टोटल जैसा मान लीजिए एक टिकट का मूल्य 10 रुपए है और टोटल 5 बिके हैं, तो 10 इंटू 5 जो हमारा प्रोडक्ट आया 50, ये टोटल रेवेन्यू आ गया जिसे हिंदी में राजस्व कहते हैं। या फिर ऐसा मान लीजिए जो थिएटर का मालिक है, जो सिनेमा हॉल का मालिक है, उसकी टोटल आय आ गई है। तो हमने इन्हीं कंसेप्ट को पढ़ना शुरू किया था कि 2 चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर होगा। इनमें पढ़ते पढ़ते हमने जो नेक्स्ट चीज को डिस्कस किया था उसमें हम आए थे हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में। देखिए एग्जामिनर की अब जो इस समय फेवरेट चीज चल रही है ना, वो क्या काम करता है कि आपसे अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछेगा तो उस चैप्टर के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, वो किसी दूसरे उससे रिलेट करके पूछेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था क्या? मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल के बारे में, कि रेक्टेंगल जो होती है, आयत जो होती है। अब हमें आयत से रिलेटेड क्या सवाल पूछता है? तो आयत से रिलेटेड पूछता है उसके क्षेत्रफल से। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? तो हमें मिल जाता है क्षेत्रफल। क्या मिल जाता है? क्षेत्रफल। अब देखिए क्या ये प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर से रिलेट हो रहा है या नहीं? प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल।
दो चीजों का गुणनफल किसी तीसरी चीज के बराबर आया कि नहीं आया। इतना समझ आया। अब आपको इसमें भी यही करना था कि लंबाई को किसी परसेंटेज से चेंज कर दिया। मान लीजिए एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। इस तरीके के मैंने क्वेश्चन बता दिए कि अगर जो ये हमारा क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज रहेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लंबाई जिस रेशियो में बढ़ेगी चौड़ाई उसी रेशियो में घटेगी, या फिर लंबाई जिस रेशियो में घटेगी चौड़ाई उसी रेशियो में बढ़ेगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर थी है। अब हमें पढ़ना था आगे चल के, हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में कि जो एक स्क्वायर होता है, अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसकी जो ये भुजा होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें पता है कि जो भी भुजा इसकी होगी तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। कुछ इस तरीके का सवाल हमने कल सोल्व किया था। तो अगर हम देखें तो ये भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल, ये कहीं ना कहीं प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर की तरह ही दिख रहा है। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, यानी कि अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी भुजा गुणा भुजा किसी तीसरे की बराबर है। तो क्या इसमें भी यही स्ट्रक्चर लगेगा कि पहले भुजा जितनी थी वो नीचे लिखो, बढ़ने के बाद जो आई उसको ऊपर लिखो, और जो भी आपको दिया रहे आपको आगे सोल्व करना है। इतना मैंने कल की क्लास तक आपको क्लियर कर दिया था। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और यह रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं एक घन की, तो घन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अगर हम बात करें एक घन की, तो हमें पता है कि एक घन जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, यानी कि उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। अब हमें इसका जब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके वॉल्यूम निकालते हैं। अब इसकी तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ही होती हैं। मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली कि जो ये इसकी लंबाई है वो भी ए है, और जो ये इसकी चौड़ाई है वो भी ए है, और जो ये है ऊपर की ऊंचाई वो भी ए है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो ये हमें दिख रहा है कि अब हमें पता था कि जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकलेगा ए गुणा ए बराबर वॉल्यूम, यानी जितनी भी क्यूब की आपको भुजा दे रखी है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम गौर से देखें तो क्या हमें यह दिख गया कि लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ प्रोडक्ट दिया है किन्हीं चीजों का, और राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ की तरफ पर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया है। क्या अगर हम इसे लिंक करें प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर से, तो क्या ये इजीली लिंक हो जाएगा? तो जवाब है हाँ। और जब ये उसके जैसा हमें दिख रहा है तो क्या हम वही मेथड इसमें लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि पहले जितनी थी वो नीचे, अब जितनी हो गई बढ़कर या फिर घटकर वो ऊपर। यही आपको करना है, सिर्फ सिंपल सी चीज।
अब देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये यूपी पुलिस के लिए है या नहीं है, जीडी के लिए ये है या नहीं है, या फिर सर हम तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बैच है या नहीं है। देखिए ये टीचर का एक जरिया होता स्टूडेंट से पैसे कमाने का, नए नए तरीके के बैच निकाल के लाएंगे। अगर कोई टीचर आपको परसेंटेज पढ़ा रहा है किसी भी एग्जाम के लिए XYZ, देखिए परसेंटेज या फिर आप किसी भी चीज कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, क्वेश्चन पूछने के लेवल में थोड़ा फर्क होता है या फिर चैप्टर थोड़े से डिफरेंशिएट होते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज आएगा तो उसकी बेसिक चीजें कभी नहीं बदलने वाली। क्या आपको कोई परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करे बिना कोई पढ़ा सकता है किसी भी एग्जाम का बैच? नहीं, वो इन सब चीजों को तो लेके ही चलेंगे। तो बेटा आप उस मेंटेलिटी से निकलिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है एकदम जेन्युइन है, आप पढ़ लो, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठना, आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। देखिए कंसेप्ट वही जो आपके एग्जाम में काम आए। एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक बार इसको पढ़ें, फॉलो करें। एक बार जब कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना किसी भी XYZ किसी भी एग्जाम के। आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसके, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो उसके, एसएससी जीडी की, CGL, CHSL, MTS, किसी भी एग्जाम की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उनके प्रीवियस ईयर लगा के देखना। अगर सोल्व नहीं हो तब आप कमेंट में आना और यही वापस लिख के चले जाना कि सर आपने ये कहा था हमें क्लास में और हमसे प्रीवियस ईयर सवाल नहीं हो रहे। देखिए होता क्या है, जब हम किसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली में जब नए नए टीचर से हम किसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके और हमारे बीच में ना जो एक विश्वास होता है, जो एक बॉन्डिंग होती है, वो एक क्रिएट नहीं हो पाती। और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वो बॉन्डिंग है वो क्रिएट होना बहुत जरूरी है। आइए हम वापस आते हैं हमने टॉपिक पे, अब हम सवाल सोल्व करते हैं। सवाल क्या है? तो जो हमारा सवाल है उसमें घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ाया है, कितने % से बढ़ाया है? 10% से बढ़ाया है। इतना समझ आया? हमें पता है कि जो इसका आयतन होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, फिर एक बार और भुजा को गुणा करेंगे, 3 बार करते हैं और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? इसका आयतन। इतना समझ आया? अगर हम गौर से देखें तो पहले जो था वो नीचे लिखना है अब, और जो अब है वो ऊपर लिखना है। ये स्ट्रक्चर उसी से मैच हो रहा या नहीं हो रहा? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर से। तो पहले 10% कम हुआ है, तो पहले अगर 100 था तो अब 10% कम होकर 90 हो गया है। इतना समझ आया? अब यही इसके साथ हुआ है, क्योंकि प्रत्येक को 10% कम किया है, तो ये 100 था तो 90 हो गया, ये 100 था और ये कितना हो गया? 90 हो गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है? उसके बाद आयतन 100 था लेकिन अब नहीं पता हमें वो कितना है, मान लीजिए अब वो x है। अब देखिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अब जो डाउट आता है आपको, वो डाउट इस कैलकुलेशन में आता है कि आप कैलकुलेशन को सोल्व नहीं कर पाते। देखिए कैलकुलेशन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर इक्वेशन के कुछ दिया हो, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन जहां लगा हो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं, हिंदी में समीकरण बोलते हैं। कि जहां समीकरण का साइन बराबर का चिन्ह लगा हो वो एक समीकरण बन जाती है। उस समीकरण के सीधे हाथ की तरफ एक चीज दी होगी, कोई वैल्यू, उल्टे हाथ की तरफ एक वैल्यू दी होगी। तो हमें पता है कि जब सीधे हाथ से कोई उल्टे हाथ जाएगी या फिर उल्टे हाथ की तरफ से कोई सीधे हाथ जाएगी, जिसे आप बचपन में LHS या RHS पढ़ते थे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई भी अपनी डायरेक्शन से दूसरी तरफ जाती है तो अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाती है और माइनस में है तो प्लस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड और डिवाइड में है तो हाँ बिल्कुल सही मल्टीप्लाई। इतना समझ आया?
अब ऐसे ही हमें इसको सोल्व करना है कि मान लीजिए ये सारी जितनी भी यहाँ ये डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। अब जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे तो हम जो है यहां जाके भी तो इसको लिखेंगे। इससे अच्छा होता है कि हम यहीं से इसको काट लें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, ऊपर भी तो ये लिखा जाएगा कि नहीं। तो इससे अच्छा हम यहीं इसको काट लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। तो आप जो ना इसको ना लिख करके आप सीधे सीधे यहीं से काटने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने इस 100 से ये 100 कट कर दिया। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि 1 0 से 1 0 खत्म, इस 1 से ये 0 खत्म, इतना समझ आया। फिर इस 1 0 से ये 1 0 खत्म, इतना समझ आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हमें पता है कि जो ऊपर की चीजें होती हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब भी फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में दी हो। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, भिन्न का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब चीजें ऊपर नीचे लिखी हो, यानी a बाई बी इंटू सी बाई डी, कुछ इस तरीके से। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं यानी गुणा हो जाते हैं, और नीचे वाले एक साथ गुणा हो जाते हैं। इतना क्लियर है। अब इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर तीनों 9 लिखे हैं ये एक साथ मल्टीप्लाई होने हैं। तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 9 9 81। फिर हम 81 लिखेंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 10 है और ये हो जाएगा x। फिर हम जब 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर आएगा हमारा, देखिए इसे फर्दर इधर सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 729। 9 करना 9 और 9 अट्ठे 72। इतना समझ आया, बटे में 10, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या काम करेंगे कि 0 हटाएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो जो हमारा x पहले कितना हुआ करता था, पहले जो x हमारा, देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, जगह नहीं है थोड़ी सी बोर्ड पर। तो जो पहले हमारा x 100 था, आज वो x 100 ना रह करके 72.9 रह गया है, यानी कि 72.9 बचा है। यानी जो वैल्यू कभी 100 हुआ करती थी आज वो 100 ना हो करके 72.9 हो गई है। इतना समझ आया। अब जो एक घन है उसका आयतन 72.8 बढ़ जाता है। अब क्या बढ़ाया है, आयतन। उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। हमें पता होता है कि भुजा और एक बार और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आयतन मिल जाता है। तो ये रहा इसका आयतन। इतना समझ आया। अगर हम गौर से देखें तो जो ये हमारा 100 हुआ करता था, आज नहीं पता वो भुजा कितनी है, वही तो हमें निकालनी है। ऐसे ही जो 100 हुआ करती थी नहीं पता आज कितनी है और वही हमें निकालनी है। जो कभी 100 हुआ करती थी आज x है, हमें नहीं पता कितनी है, वही निकालनी है। लेकिन हमें आयतन का पता है कि पहले 100 था और अब बढ़ करके कितना हो गया है, 172.8, क्योंकि कितने परसेंट से बड़ा है, वो 72.8 से बड़ा है। तो 172.8 हो गया। इतना समझ आया। तो यहाँ जो ये पॉइंट लगा है, अब हमें पता है कि जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से जो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगाते हैं। इतना सबको बेसिक पता है। अब देखिए अब हम काट छांट करना शुरू करते हैं कि इन 3 0 से ये 3 0 आपके खत्म। इतना समझ आया। अगर हम देखें तो यहां पर हमारा x 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि अगर हम देखें तो ये x क्यूब आया है। इतना समझ आया। उसके बाद ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि नीचे की एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर की एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब ये हमारा कितना आया, ये हो गया 1000 यानी कि 1000। इतना समझ आया। और अगर हम इसके बराबर में तो देखें तो ये आएगा 1728 यानी 1728। इतना समझ आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं अभी यहां तक आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। उसके बाद जब हम इसकी फर्दर यहां कैलकुलेशन करेंगे तो जो एक्स क्यूब है, अभी मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइड है
अगर मैं उसे राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 1728 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब मैंने आपको स्क्वायर में बताया था कि स्क्वायर मतलब 2 जोड़े बनाओ और एक बार बाहर, ऐसे ही क्यूब मतलब 3 जोड़े बनाओ और एक बार बाहर। इतना समझ आया? अभी ये चीज आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि 3 जोड़े बनाए और एक बार बाहर, तो ये आपको नंबर सिस्टम में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्यूब्स को। आपने पढ़ा होगा कि 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। जिनको दिख रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए है कि आप 3 सिमिलर नंबर के जोड़े बनाओ और क्यूब हटाने के लिए एक बार उसको बाहर निकाल दो, यानी कि 3 जोड़ों की जगह एक जोड़ा आपको लेना है। जैसे ही 3 हो जाए 2 खत्म करके 1 लो, 3 हो जाए 2 खत्म करके 1 लो। इतना समझ आया? तो अगर हम देखें तो यहाँ एक्स क्यूब और ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। इतना समझ आया? अगर हम देखें तो ये एक्स क्यूब बराबर 120 का क्यूब आ गया, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी अगर हमारी पावर सेम हो तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इतना समझ आया? तो अब ये 3 से 3 खत्म और x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। इतना समझ आया? अगर कोई चीज हमें पता है कि पहले कितनी थी, 100 थी, अब वो 100 नहीं रही, अब कितनी हो गई है, 120, यानी कि 100 पर कितनी बड़ी है, 20 बड़ी है, और 100 पर ही कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा कितने परसेंट से बढ़ी है, तो इसका आंसर है 20% से इंक्रीज हुई है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं एक बार फिर से आपको इस सवाल को समझा देता हूं। देखिए, ये आपको सवाल थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा होगा, जो बच्चे एडवांस मैथ को नहीं पढ़ते हैं, जिनके फॉर्मूलाज नहीं याद होते हैं, बस उन्हीं को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। बट अगर आपको मेंसुरेशन के बारे में, क्षेत्रमिति के बारे में थोड़ा सा भी पता है और आप जानते हो कि घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर आयतन। अब हमें इसे परसेंटेज में लिंक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट दिया है, गुणनफल दिया है 2 चीजों का, 3 चीजों का, और राइट हैंड साइड पर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया है। अब यहां पर जो ये प्रोडक्ट है वो है भुजाएं, और जो राइट साइड पे है वो है उनका रिजल्ट आयतन। अब भुजाओं को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, क्योंकि परसेंटेज बदलाव, परसेंटेज चेंज 2 ही तरह के होते हैं, या तो परसेंटेज के रूप में बढ़ेगी वैल्यू या फिर परसेंटेज के रूप में घटेगी वैल्यू। हो सकता है कि वो बढ़ा दे या घटा दे। ठीक, हम एक केस को लेके चलते हैं कि मान लो अगर बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होगा। तो हमें नहीं पता, इस सवाल में हमें भुजाओं के बारे में नहीं दिया कि भुजाओं में क्या चेंज हुआ है। इसका मतलब हमें निकालना है कि क्या चेंज हुआ है। निकालना है तो हम मान लेते पहले वो 100 थी, अब नहीं पता वो कितनी है। ठीक, यानी नीचे वो वाली वैल्यू जो पहले थी, ऊपर वो वाली वैल्यू जो अब है। हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता तो हमने 3 ही बार लिख दिया कि पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी, पहले 100 थी, अब पता नहीं कितनी, यानी x है। पहले कितनी 100, अब पता नहीं कितनी है, बढ़कर मान लो x हो गई। लेकिन हमें आयतन का दिया है, आयतन का हमें पता है, जो हमारा आयतन है वो 72.8% से बढ़ गया है, हमने लिख दिया। क्या इसके बाद अब सवाल में कुछ बचा है? अब सवाल में कुछ नहीं बचा सिवाय कैलकुलेशन के। अब आप इसको काटना छाटना शुरू कीजिए, और जो आपका 100 से कम आए वही आपका आंसर। अगर 100 से जितना ज्यादा आए वही डिफरेंस आंसर हो जाएगा, 100 से कम आए वही डिफरेंस आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल आने से पहले मैं आपको एक नया डायग्राम के बारे में बता देता हूं कि वो नया डायग्राम क्या है। देखिए, आप ना एडवांस मैथ को ना थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब कि एक डर, उससे थोड़ा ज्यादा ही डर लगता, पता नहीं क्यों, शायद फॉर्मूलाज की वजह से या कैसे ही। लेकिन सबसे इजी अगर कोई है ना तो वो एडवांस मैथ ही होता है, क्षेत्रमिति, ज्यामिति यानी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री वगैरह। लेकिन अगर हम चीजों से डरते रहेंगे तो हो सकता है वो हमें थोड़ा सा कठिन लगे।
जो टीचर्स क्लासेस में जनरली डिस्कस नहीं करते इन चीजों को। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें एडवांस मैथ की है, बट एक्चुअली में ये चीजें पूछ रहा है एग्जामिनर, अभी भी पूछ रहा है। आप अगर अभी पीछे एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, अगर आपकी जानकारी में कोई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला एग्जाम दे के आया हो, अभी जो जनवरी में एग्जाम चल रहे हैं, अभी शायद खत्म हो गए, अब तो 12 तक हुए थे, जो एग्जाम चल रहे हैं, अगर कोई वही दे के आया हो उस एग्जाम को, तो उनसे पूछना कि एडवांस मैथ कितना आया था और कहां से आया था। जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट होता है ना, वो मेंसुरेशन ही होता है। और अब मेंसुरेशन को वो परसेंटेज से लिंक करके पूछने लगा है। पहले भी पूछता था, पहले ये चीजें एसएससी के पर्टिकुलर टीसीएस वाले जो सवाल हैं, पहले बड़े एग्जाम जैसे सीजीएल हुआ, मेंस में या फिर प्री में या फिर सीपीओ वगैरह में, उनमें ये सवालों को पूछता था। लेकिन आपको जैसे पता है कि जो पुराने एसएससी के सवाल होते हैं, उन्हीं को यूपी वगैरह या जितने छोटे एग्जाम होते हैं, उन्हीं को उठा करके उसी एग्जाम में एज इट इज भी रख दिया जाता है कभी कभी। तो आपके लिए ये चीजें इतनी जरूरी बन जाती हैं आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा। तो आपको इन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ये एक लाइन का सवाल भी आपके 2 नंबर या 1 नंबर जितने का भी आपके में क्वेश्चन आता है, वो आराम से लेकर चला जाएगा अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे। कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जो जा रहा हूं वो है ज्योमेट्री का एक नया डायग्राम जिसका नाम है बेलन। अब ये बेलन क्या होता है? अगर हम बात करें बेलन की, तो एक्चुअल में ना बेलन एक डायग्राम होता है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। ये वो वाला बेलन नहीं है जो मम्मी के पास रहता है रोटी बनाते समय। ये बेलन कुछ इस शेप का होता है, जैसे आपने अपने घर में जो टंकी के पाइप देखे हैं, जो टंकी के पाइप नहीं लगे रहते लंबे वाले, या आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, जो जो आपका ट्यूबवेल वगैरह होता है उसमें जो पाइपलाइन बिछी होती है, तो वो जो गोल गोल जो शेप होती है, अगर हम उस शेप को कट कर दें बीच में से, तो कुछ कट करके इस तरह की निकलेगी। या अगर आपने देखा हो जो पाइपलाइन वगैरह बिछती हैं पानी की टंकी की, तो जो वो गोल गोल होती है, अगर हम उसका छोटा सा टुकड़ा काट ले, मान लीजिए आपने उन्हीं पाइपलाइनों को, या आपके घर में पर्दे वगैरह लगते हैं, वो जो स्टील के पाइप आते हैं, उसी पाइप को आपने 2 तरफ से काट लेगा, ऊपर से कहीं से और एक नीचे से, आपको एक टुकड़ा मिल गया, वही टुकड़ा उठा के मैंने यहां रख दिया। अब इसको बोलते हैं मेंसुरेशन में, इस डायग्राम को बोलते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। इतना समझ आया? अब हमसे इस बेलन से रिलेटेड क्या सवाल पूछता है एग्जाम में? तो इस बेलन का हमसे पूछता है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, इसका होता है, सॉरी क्षेत्रफल कह रहा हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर होता है इसका आयतन। मैंने शायद क्षेत्रफल बोल दिया था, ठीक है। तो जो इसका आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये पाई क्या होती है और ये एच क्या होता है, मैं ये समझाता हूं। तो अगर हम इसकी गोलाई देखें, जैसे आप अगर उस पाइप को देखोगे, जैसे आपने के घर में जो पाइप लगे हैं, अगर उन पाइप की जो खोखला होता है वो पाइप, अगर हम उसको देखेंगे तो वो गोल गोल दिखेगा आपको। जैसे रुपया होता है ना, सिक्के होते 10 का सिक्का, उस तरह गोल गोल दिखता होगा आपको। उस गोल गोल जो होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर शेप, जिसको बोलते हैं वृत्त। उस वृत्त की एक त्रिज्या होती है, अभी मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो ऐसे ही ये वो वृत्त है, इसकी अपनी एक त्रिज्या होगी आर, और जो ये इसकी लंबाई है पाइप की, उसको ही हम यहां बोल देते हैं ऊंचाई। इतना समझ आया? अब एग्जामिनर हमसे किस तरह के सवाल पूछता है परसेंटेज चैप्टर में इसको रिलेट करके, तो वो हमसे पूछता है प्रोडक्ट बेस्ड। अभी मैंने क्या बताया था कि जो पाई है वो आर मतलब त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर है हमारा आयतन। इतना समझ आया? अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो ये ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाती है। तो इसको आप भूल ही जाओ कि ये भी होती है।
ठीक। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर आयतन, यानी ये तो वही हो गया a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू डी, कुछ इस तरीके से। या फिर हमने पढ़ा था लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू क्या था, हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम, कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर वॉल्यूम। तो अब हमें इसको ऐसे ही याद रखना कि त्रिज्या गुणा त्रिज्या बराबर हाइट यानी ऊंचाई बराबर होता है इसका आयतन। अब अगर हम देखें तो क्या वही वाला स्ट्रक्चर है जो पहले के सवालों में आता है, ठीक, यानी कि हमने ये चीजें पहले पढ़ रखी हैं, पक्की बात है। अब बढ़ते हैं इसके सवाल की ओर कि सवाल कैसे पूछेगा। तो जो सवाल इससे रिलेटेड आते हैं वो किस तरह से आते हैं, तो वो सवाल आते हैं कुछ इस तरह से कि एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल समझ आया। त्रिज्या में कुछ बदलाव किया है, परसेंटेज चेंज किया है, ऊंचाई में कुछ परसेंटेज चेंज किया है, तो आयतन में भी बदलाव होगा। अब जो ये आयतन में बदलाव होगा वही हमें निकालना है। तो जो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर होता है इसका आयतन। इतना समझ आया? यहां तक एक बात क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आगे क्या करना है। जो त्रिज्या के साथ करा है वो भी आप कर दो, यानी जिस जिस टर्म के साथ जो जो उसने किया है, देखिए सवाल की लैंग्वेज के साथ उसको सोल्व करते चले जाओ, इससे अच्छी ट्रिक कुछ नहीं है। एग्जाम के अंदर हम चीजों को ऐसे भूलते हैं, आप कोई इंतहा नहीं है कितनी जल्दी चीजें भूल जाते हैं। ट्रिक व्रिक वहां जो इतना प्रेशर होता है एग्जाम में, वहां ट्रिक्स वगैरह काम आती हैं, लेकिन हर सवाल में नहीं। अगर हमारे एग्जाम में 20 से 25 सवाल आ रहे हैं तो वो ट्रिक हमें 1 या 2 में ही याद भी रहती है कि ट्रिक भी लगानी है, वरना एग्जाम में सवालों को सोल्व करने का प्रेशर इतना हो जाता है कि हम ट्रिक्स को तो एक तरीके से कंसीडर ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते कि ऐसी भी कोई चीज होती है। एग्जाम में आपके काम आता है सिर्फ एक और एक तरीका कि सवाल को पढ़ना है और सवाल की लैंग्वेज के साथ लिखकर उसको सोल्व करना है। और मैं आपको वही सिखा रहा हूं कि सवाल को हमने लिख लिया, क्या लिखा है, अब जो आपसे करने के लिए बोला है वो आप इसमें कर दो। हमसे बोला है कि इसकी त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो 40% इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब पहले अगर 100 थी, अब 40 बढ़ी है तो 140 हो गई। अरे यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक। त्रिज्या दोबारा है तो दोबारा भी हम यही लिखेंगे, 100 थी अब 140 हो गई, लेकिन इसकी ऊंचाई में कुछ और किया है। तो अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो वो पहले 100 थी, लेकिन अब 50% से इसने कम कर दी है। अब जब वो 50% से कम हुई है तो पहले 100 थी, अब 50 बची होगी। हमसे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा है। पहले आयतन 100 था, अब नहीं पता मुझे कितना है। तो अब मान लो x है। क्या सवाल हमारा हो गया कि नहीं हो गया? अब जब ये सवाल हमारा हो गया तो अब आप इसको सोल्व करना शुरू कीजिए। कैसे सोल्व करोगे कि इस जीरो से ये जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 50 से ये 2 बार खत्म और इससे ये 7 बार खत्म, तो x की वैल्यू आ गई 14 इंटू 7। इतना समझ में आया? यानी x की वैल्यू अगर हम देखें तो आ गई 98। यानी पहले जो वैल्यू 100 हुआ करती थी, आज वो कितनी हो गई है? 98। कितने की कमी हुई है? 2 की। 100 पर जितने की कमी हो वही परसेंटेज चेंज होता है। 100 पर ही तो मैंने बताया था कि परसेंटेज मतलब 100 में कितना, परसेंटेज मतलब 100 में कितना। अरे बोलो बोलो, परसेंटेज मतलब
हाँ, 100 में कितना, तो 100 में कितने की कमी हुई है, 2 की, और यही परसेंटेज होगी 2% की कमी, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल? तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि एक बेलन है। अब जैसे ही हमने बेलन देखा तो उसकी त्रिज्या के बारे में हमें कुछ बताया है कि त्रिज्या बढ़ा दी है, हमें उसके आयतन के बारे में बताया कि आयतन कम कर दिया है, और हमसे ऊंचाई के बारे में पूछा है। तो हम त्रिज्या, ऊंचाई और आयतन को लिख लेंगे। जल्दी से हम लिखेंगे। तो हमने लिखा त्रिज्या, देखिए अब मैं आधा लिखूंगा, त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर होता है हमारा आयतन। इतना समझ आया? अब जो जो आपसे बोला है सवाल में वही वही आप करते चले जाओ। त्रिज्या के बारे में क्या बोला है कि 20% से बढ़ा दी। अगर पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई। पहले कितनी थी त्रिज्या, 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई। ऊंचाई का हमें नहीं पता, वही तो हमें पता करना है। तो हमें पहले 100 थी, अब मान लो x है, लेकिन हमें आयतन का पता है कि नहीं पता? पता है कि जो हमारा आयतन है वो 100 था, कितना कम हुआ है, कितना, 28। तो 100 में 28 कम कर दो तो कितना आया, 72। अरे बोलो बोलो, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? अब अगर हम देखें काट छाट हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सवाल हो गया हमारा सोल्व। अब इस 100 से ये 100 खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा कि इस 12 से ये 6 बार जा रहा है, और अगर हम फर्दर देखें तो इस 6 से ये 2 बार जा रहा है। इतना समझ आया? अब हमें पता है कि जो ये 2 बचा है, इस 2 से ये 150 बार जा रहा है। इसका मतलब यहाँ x बटे 50 बराबर 1, यानी x बराबर 50। यानी जो चीज कभी पहले x 100 था, आज वो घट करके 50 बचा है। कितने की कमी हुई है यहाँ पर, 50 की, और 100 पर जितने की कमी वही परसेंटेज। तो यही हमारा 50% डिक्रीज, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में सवाल को लिखना है बस। उसके बाद जितनी स्पीड से आप कैलकुलेशन कर लोगे, उतनी ही तेजी में आप इन सवालों को बना के ले जाओगे। आप सोचते हो कि इन सवालों का क्या रेलेवेंस है सर, आप इतना टफ करा रहे हो शुरू में या ऐसा करा रहे हो। देखिए वो समय चला गया है। आपको भी पता है कि छोटे मोटे सवालों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपको एक टीचर की जरूरत तब पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि आप जिन सवालों को नहीं समझ पाते, जिन सवालों के लिए आपको एक लंबी अप्रोच लगती है, उनको सीखने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो सवाल नहीं कराऊंगा जो छोटी कैलकुलेशन के होते हैं। हम उनको करेंगे क्लास के लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले हमें वो चीजें करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले उनको कंप्लीट करके लेके चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए आप ये भूल जाएं कि सर ये इस पर इसमें इसके लिए मैच है या फिर कौन से एग्जाम के लिए है। सर क्या मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ सकता हूं। देखिए अगर आप लिटरली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। हर एक एग्जाम में बस क्वेश्चन की कैलकुलेशन का थोड़ा सा और लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल बदलता है। होता क्या है, जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें एक ही सवाल में 2-3 सवालों को जोड़ के पूछ लेता है, यानी 2-3 कंसेप्ट उसमें लग जाते हैं। लेकिन बेटा चीजें वही रहती हैं। आप बेवकूफ बनते हो टीचर्स के थ्रू, क्योंकि देखिए टीचर्स को हर हफ्ते, महीने में, साल भर में बैच लाना है, कोर्स बेचना है। पर्पस देखिए, पर्पस ये है कि कहां तक एक बच्चा, मैं हूं, एक मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं एक बार अपना मैथ कंप्लीट करके अगर दोबारा से मैथ पढ़ रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से, मैंने या आपने ही कहीं से पढ़ रखा, आपने कहीं से मान लीजिए 200 घंटे का मैथ पढ़ा, आपने एक बार मैथ पढ़ लिया,
अगर आप दोबारा से उसके लिए क्लासेस ले रहे हो तो फिर ऐसा समझ लो कि आप अपनी तैयारी में पीछे जा रहे हो बेटा। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मान लो मान लो मान लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप क्लासेस को छोड़कर जितना सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओगे उतना ही सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। क्लासेस आपको हेल्प करती हैं इसी वजह से क्योंकि आपका पढ़ाई को लेकर फोकस कम है, आप किताबों से दूर होते जा रहे हो। जब आप पढ़ने बैठते हो मन नहीं लगता, इसलिए आप फोन निकाला, पढ़ना शुरू किया कि चलो टीचर्स पढ़ा रहे, सोल्व करवा रहे। पर बेटा इससे क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर यही सवाल जो मैं आपको अब सोल्व करा रहा हूं, अगर इसे आप खुद करोगे कैलकुलेशन जब अपने पेज पर, अगर आपने जितने मैंने सवाल कराए उनके आधे की भी कैलकुलेशन खुद से करी होगी तो ये कैलकुलेशन आपको इतने अच्छे से समझ में आ गई होगी बहुत ज्यादा। लेकिन जिसने ये वीडियो सिर्फ देखी होगी तो उसे कैलकुलेशन में भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर 100 से 100 कैसे कट गया, ये ऊपर से नीचे कैसे कट गया, लेफ्ट से राइट कैसे कट गया। तो बेटा जब तक आप अपनी पेन नहीं घिसोगे, जो भी टीचर है या फिर कोई स्टूडेंट है अगर उसने सिलेक्शन लिया है, वो उस मुकाम पे पहुंचा है, तो बेटा उसने कलम घिसी है, आपको भी घिसनी ही पड़ेगी। कोई आपसे कहे ये शॉर्टकट तरीका वो शॉर्टकट तरीका, नहीं। जैसा अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के रिजल्ट जो आया है उसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, यानी कि जीएस में भी 50 में से 50 स्कोर कर लिए। अब ये तो बस नेचर ही जाने की कैसे। और उनका जो बेंच है वो महंगा भी तो आता है, वो 15 लाख वाला बेंच है, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा तो क्या है कि हमें 2-3-4 बीघे बेचनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा तो भूल ही जाओ। तो देखिए बाकी वो बेंच सबके बस की खरीदनी बात नहीं है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, मेहनत करें। हाँ, मेहनत से चीजें आसान हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती हैं। मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना पढ़ने में ठीक था और कितना नहीं था। देखिए आजकल जो आपको आसपास दिखते हैं ना सिलेक्टेड और ये और वो, या फिर इतने साल से इतने साल से, वो बेटा कहीं ना कहीं उनकी एकेडमिक बहुत ज्यादा होती है। आप अगर उनकी एकेडमिक देखोगे ना तो 12th उन्होंने सेंट कॉन्वेंट से, कहीं वहां से, अगर आप ग्रेजुएशन देखोगे तो आईआईटी से बीटेक, कोई आईआईटी ड्रॉप आउट है, कोई कुछ है। बट आप आईआईटी की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछो तो मैं आपको डिफेम या आपको डिमोरलाइज या ऐसे नहीं करूँगी आपसे नहीं आती, मैं बता रहा हूँ कि हम उन चीजों से बहुत दूर हैं। जो गांव देहात के बच्चे होते हैं वो उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे बेटा, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर ही करने पड़ेंगे, आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है बेटा। तो इसलिए पढ़ो। चीजें समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बंद करो और चले जाओ, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। आपको कोई डाउट है कमेंट में लिखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उस पर कोई डाउट है वहां मैसेज कर दो। व्हाट्सअप नंबर दिया है मेरा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया। आपके हर डाउट का मैं रिप्लाई दूंगा। आपको अगर मुझे समय मिला मैं आपको कॉल कर लूंगा। लाइफ से रिलेटेड कुछ डाउट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट है, आपके एग्जाम में आपको सर ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा था या सही लग रहा, कुछ भी एनी कैरी, आप एक बार मैसेज करें, ड्रॉप करें, मैसेज छोड़ दें, मैं देख के आपको जवाब दे दूंगा। हो सका तो मैं कॉल कर लूंगा आपको। देखिए उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे सवाल में, इसमें हमारे सवाल में क्या है कि एक बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी ऊंचाई समान हो तो। अब हमें पता है कि जहां हमें दे दी त्रिज्या और ऊंचाई, तो हमें एक रिलेशन समझ में आता कि त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर होता है आयतन। अब हमसे इन तीनों के बारे में ही हमें दे रखा है। हमें पता है कि जो उसकी त्रिज्या है वो 30% से इंक्रीज हुई है, 30% से बढ़ी है। तो जो 30% से बढ़ी है, मैंने क्या बताया था, इस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करते हैं कि पहले जितनी थी वो नीचे और अब जितनी है वो कहां पे ऊपर। वेरी गुड, यही आपको करना, पहली वाली नीचे अब वाली ऊपर, पहली वाली नीचे अब वाली ऊपर। तो पहले जो था वो कितना था 100 और अब कितना है 130 हो गया, यानी 30 बढ़ गया।
फिर त्रिज्या 100 थी, अब 130 हो गई। अब हमें क्या कहा है कि चौड़ा उसकी ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऊंचाई समान है। तो पहले ऊंचाई 100 थी, आज भी 100 है, लेकिन उसका आयतन क्या है ये बताओ हमें। तो आयतन पहले 100 था, अब मान लो हमें नहीं पता, अब जो भी होगा वो x होगा। इतना समझ आया? अब इतना समझ आया तो हमने चीजों को सोल्व करना शुरू कर दिया। अब देखिए इस 100 से ये 100 खत्म, इस 100 से ये खत्म, इससे ये खत्म। अगर हम 13 इंटू 13 करें तो अगर हम देखें तो ये आ गया x बराबर 169। यानी जो चीज कभी 100 हुआ करती थी, जो चीज कभी 100 हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके कितनी हो गई है बेटा? वो हो गई है 169। यानी पहले जो कभी 100 हुआ करती थी, आज वो 169 है। कितने का बदलाव है? 69 का। कितने पर है? 100 पर। तो प्लस है 69 पर, कितने पर? 100 पर। फ्रैक्शन में आया है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में मल्टीप्लाई, सॉरी परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ये खत्म और ये हमारा 69% इंक्रीज हमारा क्या आ गया? आंसर। और मैंने आपको ये बताया था कि 100 पर ही कोई चेंज एब्सोल्यूट होता है। 69 बड़ी है तो 100 पर, यानी आउट ऑफ 100 100 में 69 वही हमारा आंसर। ऐसे भी आप लगा सकते हो, और आप इतना नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इतना समझ आया? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगर हम बात करें शंकु की, तो देखिए शंकु जो होता है एक ये भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम होता है। अब ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम कैसा होता है? तो ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम होता है कुछ इस तरह का। जैसे आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है अपने घर में? तो जो बर्थडे सेलिब्रेट आप करते हो तो जो बर्थडे वाली टोपी आती है सिर पे लगाने की, तो उस आकृति को ही हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। कौन बोलते हैं उसको इंग्लिश में? आपने आपने आइसक्रीम नहीं आती वो एक कुल्फी टाइप की, जो मतलब पोपटी वगैरह कुछ, उसको ऐसे ही बोलते हैं। आइसक्रीम भी आती है पर सबको नहीं पता होगा, शायद जनरली सबको पता होगा। तो अगर हम उसको उल्टा कर दे तो वो एक इसी शेप में बन जाती है। बस अब बर्थडे टोपी तो आपको सबको पता होगा। जो बर्थडे टोपी आती है, तो बर्थडे टोपी कुछ इस तरीके से होती है कि गोल गोल सर्कुलर उसका बेस होता है, और इस तरीके से वो ऊपर होती चली जाती है कि ऊपर एक नोक बनती है और वो वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक, उसको ही हम बोलते हैं शंकु। अब हमारे एग्जाम में शंकु से रिलेटेड क्या चीजें आती हैं? परसेंटेज चैप्टर में, क्योंकि अब अर्थमेटिक में भी एडवांस को इन्वॉल्व करने लगा है। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप पढ़ के इसको 100% स्कोर ना हो तो कमेंट में बिल्कुल आप बता सकते हो। आप फ्री हो, हर कोई फ्री है कुछ भी लिखने के लिए। आपको अच्छा लग रहा तो आप अच्छा लिखिए, आपको बुरा लग रहा वो भी लिखिए, वेलकम है आपका। आप लिखिए जरूर। अगर आपको बुरा भी लग रहा ना तो आप मन में कह के मत जाइए, आप कमेंट में कह के जाइए, बता के जाइए, हो सकता है मैं आगे से उस चीज को सुधार लूं। ठीक, तो अगर हम देखें तो इस शंकु का आयतन हमसे पूछेगा, तो इसका आयतन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है इसका आयतन। अगर हम देखें तो ये चीज कांस्टेंट रहती है, सॉरी ये इतना पोर्शन क्या रहता है? कांस्टेंट। ये वाला पोर्शन क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि नो चेंज। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम अब गौर से देखें तो क्या ये हमें पिछले वाले जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि त्रिज्या 2 बार मल्टीप्लाई में है और उसके साथ हमने ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें आयतन मिल गया। यानी त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। बस आपको इतना सा याद रखना है। अब आपके जो सवाल है वो रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इस सवाल को देखिए। अब देखिए सवाल में आपसे क्या बोला है कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अगर हम देखें तो उसकी त्रिज्या पहले 100 थी। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, त्रिज्या गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। ठीक, अब आगे क्या करना है कि त्रिज्या में जो परिवर्तन हुआ है वो लिख दो
और जो ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है वो लिख दो, और जो हमें चाहिए वो भी लिख दो। तो त्रिज्या हमारी 20% से बड़ी है, तो 100 से बढ़कर 120, 100 से बढ़कर 120। ऊंचाई पर क्या हुआ है, 100 से बढ़कर 150 हुई है। आयतन 100 था, आज पता नहीं कितना है। नीचे वो वाली वैल्यू जो पहले थी, ऊपर वो वाली वैल्यू जो अब है। अब एक लाइन में हमारा सवाल हो गया, अब हम क्या इसकी काट छांट करना शुरू कर दें? तो अगर हम इसे काटना शुरू कर दें तो इस 100 से ये 100 खत्म, इन 10 से ये 0 खत्म। अगर हम देखें तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। इतना समझ आया? अब देखिए फर्दर कैलकुलेशन में हमें क्या करना है। फर्दर कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो इस 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। इतना समझ आया? अब ऊपर आपका क्या बचा है, जो भी आपका ऊपर बचा है हम उसको एक साथ मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे, यानी 12, 6 और 3। तो हम 12 इंटू 6 इंटू 3 बराबर x लिख देंगे, और जो भी ये आंसर आएगा उसको हम सोल्व करके आगे लिख देंगे। और 100 से कंपेयर कर लेंगे, जैसे 6 18 गुणा 12। अब हम इसको सोल्व करेंगे x, तो ये होगा 18, 180 और 36, 216। यानी कि जो x है हमारा वो कितना आ गया था बेटा, 216 आया है। यानी पहले जो कभी 100 हुआ करती थी, आज 216 है। कितना बड़ी है, 116 बड़ी है। कितने पर बड़ी है, 100 पर। तो यही हमारा क्या हो गया, परसेंटेज इंक्रीज आंसर। तो जो हमारा आयतन है वो कितने परसेंट से बड़ा है, 116% से बड़ा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए हमसे क्या पूछा है नेक्स्ट सवाल में। हमें पता है कि एक शंकु के आयतन को 2% कम करा है, त्रिज्या को 40% से बढ़ा दिया जाता है, उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब इस सवाल को आपको खुद से करना है, यह आपका होमवर्क है। जो भी आंसर आए आपको कमेंट में आके लिखना है कि सर ये आंसर इसका आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। अब देखिए इसको पढ़ते कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% से बढ़ा दिया जाता है, उसके काम करने के समय को 25% से कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए लग तो नया रहा होगा, बट जैसा कि हमने प्रोमिस किया था शुरू में कि हम चीजों को लिंक करते चले जाएंगे। मान लीजिए भगवान ना करे, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, बट एक सिचुएशन मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ए, अब वो ए यानी कि अरविंद, आप कह सकते हो ए फॉर अरविंद, अब अलबेला नहीं कहेंगे, ए फॉर अरविंद कहेंगे, कि अरविंद एक जगह काम करने जाता है। अब वो काम करने जहां पर गया है उसको जो सैलरी मिलती है वो पर घंटे के हिसाब से मिलती है। इतना समझ आया? अगर हम देखें तो उसकी सैलरी मान लीजिए पर घंटे 5 रुपए है। अब उसने वहां पर टोटल 3 घंटे काम किया है, 5 रुपए पर घंटे सैलरी है, 3 घंटे काम किया है, तो उसे टोटल कितना आय जो आई उसकी, यानी आय या जिसे हम इनकम हम उसे बोल सकते हैं, तो वो इनकम कितनी आई उसकी, वो इनकम आई उसकी 15 रुपए। इतना समझ आया? तो अगर हम देखें तो हम प्रति घंटे वेतन से, कितना, प्रति घंटे वेतन से कि 1 घंटे में कितना मिलता है, अगर हम उससे कितने घंटे उसने काम किया यानी कि समय से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आय मिल जाएगी या नहीं, यानी उसने कितने पैसे कमाए वो मिल जाएंगे या नहीं। यानी प्रति घंटे वेतन, इसको ऐसे लिख लो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रति घंटे वेतन, प्रति घंटे मतलब हर 1 घंटे में कितना मिलता है, वो उसको मल्टीप्लाई किया कितना समय उसने काम किया वो, तो टोटल सैलरी उसकी कितनी बनी, टोटल आय उसकी कितनी बनी, ये निकल के आ गया। इतना आपको पता चल गया। अगर हम देखें तो ये, अगर हम गौर से देखें तो हमें एक चीज इसमें कॉमन नजर आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ समीकरण के 2 चीजों का प्रोडक्ट है और वो तीसरे की बराबर है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, क्या उस स्ट्रक्चर से लिंक हो रहा कि नहीं हो रहा?
अरे बोलो बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो बोलो, हो रहा है? तो आपका जवाब होगा कि सर हाँ हो रहा है। अगर ये उस स्ट्रक्चर से लिंक हो रहा है तो 100% इसमें वही कंसेप्ट लगेंगे जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कहीं भी दिखे आपको दो चीजों का प्रोडक्ट या तीन चीजों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल किसी एक की बराबर दिखे और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ परिवर्तन देकर राइट हैंड साइड में पूछे या कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट वहां लगने वाला है जो हमने शुरू में पढ़ा था, प्राइस कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अब आइए हम इसको सोल्व करते हैं पहले की तरह। अब हम इसे कौन से स्ट्रक्चर से सोल्व करते आए हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर हम इसको उस स्ट्रक्चर से सोल्व करते आए हैं जहां पर नीचे पहले वाली वैल्यू और ऊपर अब वाली वैल्यू। तो नीचे पहले वाली वैल्यू, पहले प्रति घंटे वेतन उसका कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 20% उसने बढ़ा दिया। तो जो प्रति घंटे वेतन था पहले 100 था, अब वो 20% से इंक्रीज हुआ है यानी 120 हो गया है। अब उसके समय को 25% से कम करा है, यानी जो समय यहां पर मल्टीप्लाई होता है प्रति घंटे वेतन मल्टीप्लाई बाई समय इज इक्वल टू आय, यानी उसका वेतन। देखिए ये आपको लिख दिया मैंने ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब समय को 25% से कम किया, 100 था पहले, अब 75 कर दिया। अब हमें पता है कि जो उसका वेतन है वो मान लो 100 था, अब नहीं पता हमें वो कितना है, वही हमें निकालना है। तो अगर हम इसकी काट छाट करें तो इस 100 से ये 100 खत्म, इससे ये 4 बार जाएगा 25 और ये 25 तिया 75, और इससे अगर हम काटे तो ये 4 तिया 12 यानी कि 30 बार। अगर हम देखें तो x बराबर आ गया 90, यानी कि जो चीज पहले 100 थी आज वो 100 न रह करके 90 हो गई है। कितने की कमी आई है? 100 की, सॉरी कितने की कमी आई है? 10 की। कितने पर आई है? 100 पर। कितने की कमी आई है? 10 की। कितने पर आई है? 100 पर। और 100 पर जितने की कमी या ज्यादा होता है वही हमारा एब्सोल्यूट परसेंटेज होता है। तो इसी को हम लिख देंगे 10% डिक्रीज। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो कि अगर 100 था और अब घट करके 90 हो गया है, इसका मतलब 10 कम हुआ है, यानी कि अगर हम इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 10 कम हुआ है 100 पर। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में चेंज के लिए, इस 100 से ये 100 खत्म, तो ये 10% डिक्रीज हमारा आंसर। तो यही हमारा आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनर यही नहीं रुकता, अब एग्जामिनर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब एग्जामिनर सवाल को घुमाने की कोशिश करेगा, सवाल को थोड़ा सा लेंथी बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या हम डर जाएंगे? अरे बोलो बोलो, डर जाएंगे? ऐसे कैसे डर जाएंगे? हमें पता है कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो द बेस्ट है, तो हम उसी से चीजों को सोल्व करते चलेंगे। अब हमने क्या काम किया कि एक व्यक्ति का, देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को एक दूसरे अंदाज में आपको दिखाया है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूं कि सवाल में चीजों को, पिछली चीजों से अगली चीजों को कभी कभी लिंक कर देता है। तो देखिए क्या लिया कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को अभी मैंने क्या बढ़ाया था कि 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले 100 था अब 120 हो गया। उसका समय कितना हो गया? 25% कम, तो 100 से कितना हो गया बेटा? 75 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है कि उसका वेतन जितना भी था हमें नहीं पता, पहले अगर 100 था अब कितना है वो x है। इतना समझ आया? अब मान लो हम इसको निकालेंगे तो इस 100 से ये 100 खत्म, इससे 3 बार, सॉरी 2 बार, और इससे 3 बार, और 25 या 75, सॉरी ये 4 बार जाएगा, 25 चौका 100। अब ये 4 से कितने बार? 3 टाइम्स। इतना समझ आया? तो अगर हम देखें तो जो चीज कभी हमारी कितनी हुआ करती थी, हमारी कभी 100 हुआ करती थी, वो 90 है। यानी कि जो चीज कभी 100 थी आज वो 90 है,
अगर हम गौर से देखें तो उसमें कितने परसेंटेज का बदलाव है, कितने का बदलाव है, तो अगर हम देखें तो उसमें 10 का बदलाव है। अब ये 10 जो वेतन है, उसका वेतन क्या हमसे दिया है कि उसका आरंभिक वेतन 2800 हो, तो नया वेतन बताओ। तो जो उसका जो ये 100 वेतन था, ये 100 ना होकर के पहले कितना दिया है, तो इस 100 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2800 रुपए दी है। तो अब हमें अब की बतानी यानी 90 की बतानी है, तो ये 2800 बटे 100 गुणा 90। इतना समझ आया। अब इन दो जीरो से यो दो जीरो खत्म। अब ये 828 मल्टीप्लाई बाई 19 और इसी को सोल्व कर लेना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरा इस सवाल को दो टुकड़ों में कराने का क्या पर्पस था कि देखिए अब इस सवाल में हमने कैसे पिछली चीजों को लिंक किया। तो ये जो लिंक करने का जो तरीका है ना, सवालों को जोड़ने का तरीका, ये थ्रू आउट द जर्नी मैथमेटिक्स सीखने की आपके काम आने वाला है, यानी जब तक आप मैथमेटिक्स सीखोगे और पढ़ोगे। और ये द बेस्ट तरीका है अगर चीजें आपको बिना रटे अगर समझनी है तो। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए इसे हम रेशियो वाले तरीके से बना सकते हैं। अब इसे होमवर्क है आपका कि आप रेशियो वाले तरीके को घर से बना के खुद देखें। देखिए आप जब तक चीजों को इंगेज न होकर नहीं करेंगे ना, तो आप सीख तो पाएंगे लेकिन बहुत देर हो जाएगी। तो अगर आपको सीखना है, इंगेज होने का मतलब ये होता है कि जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं ना आपके पढ़ाने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, उतने एफर्ट्स आपको भी लगाने। एफर्ट्स मतलब प्रयास, कि जितना प्रयास मैं कर रहा हूं आपको समझाने का, आपको भी उतना प्रयास करना है कि आप चीजों को सुनो, सुन के समझो और समझ के अपने हाथ से दोबारा करने की कोशिश करो। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं, इनकी पीपीटीज आपको कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, कौन से चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, वहां से डेली पीपीटीज पीडीएफ डलती है और भी फर्दर मॉक टेस्ट या और भी पीडीएफ डलती है, आप वहां से देख सकते हो जाके। पर सवालों को सोल्व जरूर करो, वीडियो को रोक के सोल्व करो। और आपको टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना मत कीजिए। आप ये मत सोचना कि मैं चैनल ज्वाइन करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप पीडीएफ में से पढ़ें। आप यहाँ वीडियो को रोक करके तब पढ़ सकते, जैसा आपका मन करे वैसा पढ़ सकते। मकसद आपको सिखाना है और आपका मकसद भी वही रहना चाहिए कि मुझे सीखना है। अब समझता हूं मैं यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ओर की। देखिए ये सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है, एक महीने में 240 घंटे काम करता है, तो वह 40,000 रुपए कमाता है। जब उसके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका वेतन 5,000 रुपए बढ़ जाता है। तो उसके काम करने वाले घंटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति है, पहले वो एक निश्चित समय काम करता है 240 घंटे, उसकी कुछ सैलरी दी है पहले वाली, उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई वो दी है, और उसके जो वेतन पर है वो कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। अब क्या जोल मोल हुई है, अब वो हम करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू समझने की कोशिश। हमें पता है कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो प्रति घंटे वेतन हमारा होता है, वो प्रति घंटे वेतन, अगर हम उस प्रति घंटे वेतन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, समय से, कि वो कितने समय काम करता है, तो हमें उसकी टोटल इनकम मिल जाती है, टोटल वेतन मिल जाता है। अब हमें पता है कि जो प्रति घंटे वो काम करता है उसको सवाल में 20% बढ़ाने बोल दिया, तो आप उसको लिख दो कि पहले वो 100 काम करता था, अब वो 120 काम कर रहा है। अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है कि वो 240 घंटे काम करता है, तो 240 पहले करता था, अब वो पता नहीं कितने करता है, मान लो x करता है। और हमें उसकी सैलरी दी है कि पहले वो 40,000 कमाता है, तो अब उसकी सैलरी 5,000 बढ़ करके 45,000 हो गई है, तो वो 45,000 हमने लिख दिए यहाँ ऊपर। देखिए सवाल को एक लाइन में हमने लिख दिया। हमें एक व्यक्ति का काम करने का समय दिया है कि वो कितने घंटे काम करता था पहले, अब वो कितने घंटे करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमसे पूछ लिया। ठीक, अब उसकी जो इनकम है प्रति घंटे की, जो उसका वेतन है, उसको कुछ परसेंट से बढ़ा दिया।
उसकी हमें पहले की इनकम दे दी, बढ़कर कितनी बड़ी है वो दे दी, हमने निकाल ली कि उसकी अब इसकी इनकम कितनी है। अब सवाल में कुछ बचा है? अब सवाल में कुछ नहीं बचा सिवाय कैलकुलेशन के। अब देखिए काट छाट शुरू करें और कंपैरिजन करके निकाल ले एक्स की वैल्यू। अब देखिए काट छाट करनी शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके खत्म, और अगर हम इसको फर्दर काटने की कोशिश करें तो ये 5 से जा रहा है 9 बार और ये 5 से जा रहा है 8 बार। इतना समझ आया? इस जीरो से ये जीरो खत्म, इतना समझ आया? ये इस 8 से ये 3 बार जाएगा और ये से 3 से ये 4 बार जाएगा और इसे 4 से ये 25 बार जाएगा और x बराबर 9 इंटू 25। अगर हम देखें तो 250 से 25 कम, यानी कि कितना हो गया 225 घंटे। 225 घंटे, कितना घंटे? 225 घंटे। अब लगा लो कि कोई आदमी पहले 240 घंटे काम करता था, अब 240 में से कितने घंटे काम कर रहा है? 225 कम कर रहा है। कितने कम हो गए? 15 घंटे कम हो गए। और यही हमारा आंसर कि वो पहले अगर कितने कम करता था, अब जो भी आपसे ऑप्शन में आपके दिया होगा कि 15 घंटे का प्रभाव पड़ा उसके घंटे पर, कि वो पहले 15 घंटे से पहले से अब 15 घंटे कम काम करता है। देखिए मकसद सिर्फ इतना कि सवालों को आपको करना एक ही तरीके से है, वो तरीका द बेस्ट तरीका है परसेंटेज के सवालों को सॉल्व करने का। जो पहले की वैल्यू है वो नीचे, जो अब वाली वैल्यू है वो ऊपर। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास थोड़ी सी आपको दिक्कत दी होगी, थोड़ी सी चीजें इसमें परेशानियां आपको दी होंगी, थोड़े डाउट्स रहे होंगे, थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी। वो डिफिकल्ट इसलिए कि थोड़ा सा इसमें मेंसुरेशन की चीजें लिंक हैं, और अगर इन्हें पढ़ाए बिना मैं आगे बढ़ जाऊं तो बेटा वो मेरे लिए गवारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके साथ फिर धोखा हो जाएगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता। बेशक चीजें थोड़ी कठिन हैं, सब बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो नया नया सीखना शुरू करते हैं, उनके लिए मुझे पता है कि डेफिनेटली कठिन है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कैलकुलेशन पर काम करना है बेटा। कैलकुलेशन के लिए आपको सवाल जो मैं घर से करने के लिए दिया करूं आप उसको सोल्व कीजिए, या फिर आप इनकी पीडीएफ के नोट्स में आप जब सवाल सोल्व करो कल को, परसों, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए ये कंसेप्ट ना कुछ कुछ पिछली चीजों से लिंक होने वाले हैं, तो मैं छुटकू मुटकू सवालों को थोड़े से बस 1-2 मिनट में करवा देता हूं, और आज के लिए फिर हम इतना रखेंगे और फिर कुछ देर बाद हम अलविदा लेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अब देखिए क्या लिखा है सवाल की, ए इज, सॉरी अब हिंदी में ही पढ़ता हूं, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। देखिए जो सवाल आपके होते हैं, आपको हर सवाल में इस तरीके के कंसेप्ट कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिए, अगर आपसे कोई इजी लेवल का कोई किसी की शिफ्ट में रखा होता तो ये सवाल को जरूर पूछता। हमसे क्या बोला, जो ए है वो कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सॉरी ए को लिखेंगे, मैंने काट दिया इसको। जो ए है वो कितना अधिक है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकालनी है, तो 25% का मतलब 25/100। इतना समझ आया? अगर हम देखें कि जो अधिक है वो किससे अधिक है? बी से। तो बी से अधिक है तो नीचे जो हमें पता है वो टोटल वैल्यू होती है, तो बी से, यानी कि अगर हमारा बी 100 है, अगर हम बी को 100 माने तो ए इससे कितना अधिक है? तो जो ए है इससे 25 अधिक है, 125 है। इतना समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? जो ए है वो बी से कितना अधिक है? 25%। तो हमने ये लिख लिया, बी से, यानी टोटल अगर बी 100 है तो उससे 25 अधिक है। इतना समझ आया? तो अगर हम देखें तो बी कम है ए से, कितना कम है? तो अगर हम देखें तो बी कम है कितना? 25 कम है। इतना समझ आया? तो जो बी है वो ए से 25 कम है, और ए टोटल कितना है? तो ए टोटल है 125। तो किस से? ए से। बी किससे कम है?
ए से कम है। और हमेशा ध्यान रखना, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसको हम लिखते हैं नीचे। किससे, उसको लिखेंगे नीचे। तो किससे, ए से। कितना है ए, 125। कितना कम है, 25 कम है, उसको लिखेंगे हम ऊपर। नीचे लिखेंगे किससे, ऊपर लिखेंगे कितना। किससे, ऊपर लिखेंगे कितना। मेरे साथ दोहराओ, नीचे लिखेंगे किससे, ऊपर लिखेंगे कितना। नीचे लिखेंगे किससे, ऊपर लिखेंगे कितना। किससे कम है, कितना कम है। किससे कम है, कितना कम है। किससे कम है, कितना कम है। क्या स्ट्रक्चर है कि कोई वैल्यू किससे कम है, किससे, जिससे हम उसको तुलना कर रहे हैं, जिससे हम उसको रिलेट कर रहे हैं, उसको लिखेंगे नीचे। कितना कम है, उसको लिखेंगे ऊपर। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसको काट छाट करके परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये आएगा 1/5। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 100 से, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये आ गया हमारा 20% आंसर। तो अगर ये एक अधिक है तो ये इससे कम है, तो 20% कम आंसर, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, इसी सवाल को वो दोबारा इस तरीके से पूछ लेता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज सवालों की बदलती है एग्जाम, जब डिफरेंट एग्जाम में आप बैठोगे। किसी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेगा तो आपको लगेगा हल्का पूछता है और इसमें तो बड़े लो लेवल के सवाल आते, और यही थोड़ी सी लैंग्वेज बस बढ़ा दी, ए बी की जगह राम श्याम कर दिया, थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा इंक्लूड कर दी, तो आपको लगेगा कि बड़ा टफ सवाल है। बट बेसिक चीजें बेटा वही हैं जो रहती है। परसेंटेज मतलब सब एग्जाम के लिए परसेंटेज, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, बट चीजें सिमिलर रहती हैं। ये चीज आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही आप लूटने से बच जाओगे, वरना आपका टाइम और पैसा दोनों जाने वाला है। एट द एंड, अंत में आपको सब पता चलना ही है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो मैंने कहा है कि राम की आय श्याम की आय से, किससे, श्याम की आय से कितना कम है, 20 कम है। तो कितना कम है, 20 कम है। किससे, श्याम की आय से। तो हमें पता है 20/100 हम इसको लिखते हैं जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। किससे, श्याम की आय से, यानी जो हमारा श्याम है उसकी आय 100, ठीक। कितनी कम है राम की, तो जो राम है उसकी आय कितनी कम है, 20 कम है, तो कितनी होगी, 80। अब हमसे क्या पूछा, तो बताओ श्याम की आय। तो हमसे क्या पूछा, श्याम की आय। किसकी आय, श्याम की आय, तो जो ये श्याम है। राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो किसकी आय से पूछा है, राम की आय से। तो राम की कितनी है, 80। किसकी आय से पूछा है, राम की, तो उसको कहां लिखेंगे, नीचे। तो हमने लिख दिया 80 नीचे। कितना अधिक है, तो अधिक है 20, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर है फ्रैक्शन में, हमें चाहिए परसेंटेज में, तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इससे 4 बार जाएगा और ये इससे 25 बार जाएगा, और यही हमारा +25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, इसी सवाल को दूसरी तरीके से पूछेगा कि राम की आयु, आयु यानी कि उम्र, श्याम की उम्र से 20% कम है। तो बताओ राम की, श्याम की आय, श्याम की आयु राम की आयु से कितना परसेंट अधिक होगी। अगर एक आदमी दूसरे से ज्यादा है तो दूसरा जो कम वाला है वो उससे ज्यादा वाले से कम है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, आपको समझ में उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अब देखिए, यही चीज है ना आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं। अब देखिए, इसमें 2-3 लाइनें और ऐड कर दी, तो अब आप सोचोगे सर कितना बड़ा सवाल हो गया, ये तो कोई बड़े एग्जाम में आएगा। बट नहीं, सवाल की ना आप लैंग्वेज देख के लंबाई छोटाई का इस तरीके से अंदाजा मत लगाया करो, आप उसमें कंसेप्ट देखा करो कि क्या कंसेप्ट पूछ रहा। अब देखिए, आप पढ़िए यही सवाल, जो आपको लगता कि ये तो बड़े लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा लिखा है सर क्या, आप इसके बाद पढ़ते तो आप इसको एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है
अब उस वस्तु के मूल्य में कितने % की कमी करे ताकि उसका आरंभिक मूल्य प्राप्त हो। एक दुकानदार है मान लो, अब जैसा जाड़ों के समय आपने देखा होगा जो जैकेट वगैरह नहीं आती है मार्केट में, तो उनके जो दाम होते हैं शुरू में इतने हाई रखते, बट जैसे जाड़े जाने लगने हैं, जो सर्दियां जाने लगती हैं, तो फिर उनको कौन खरीदेगा, तो उनकी दुकान में सड़ेंगी, तो वो क्या करते हैं, डिस्काउंट लगा देते। तो जितने % से उन्होंने बढ़ाया था, अब कितने % से कम करें कि जितने का वो पहले लाए थे चीज को उतने में बिक जाए, उन्हें थोड़ा नुकसान ना हो। वो यही तो चाहते हैं। तो यही सवाल में लिखा है कि जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था, 25% बढ़ा दिया था। यानी अगर 100 था तो 100 से बढ़कर के 125 कर दिया था। इतना समझ आया? 100 से बढ़कर 125 कर दिया। कितना कम करना है? 25 कम करना है। यानी 25 कम करना है कितने पर? बड़े हुए पर। तो बड़ा हुआ कितना है? 125। तो नीचे लिख दिया हमने 125, और यही हम क्या काम करेंगे, अब कम कर देंगे। तो ये हमारा 25 पंजे 125, 1/4, ये आ गया फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको काट चाट कर लेंगे, हो जाएगा 20%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, पूरे मैथमेटिक्स को एक ऐसे तरीके से सीखा जा सकता है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बस आपको जरूरत है आपकी कैलकुलेशन पर ध्यान देने की, क्योंकि कभी कभी हम आसान कैलकुलेशन में भी उलझ कर अपने एग्जाम में अपना टाइम खराब करके सही आंसर को भी गलत टिक कराते हैं, उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। तो आप इन सब चीजों से बचें। आप देखिए, आप किसी भी चीज का चश्मा ना लगाएं। चश्मा का मतलब है कि आप नजरिया ना लगाएं कि सर ये तो इस चीज की ही क्लास है, इसको सीजीएल वाले देखेंगे, इसको यही वाले देखेंगे, इसको इसी एग्जाम वाले देखेंगे। नहीं बेटा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो कंसेप्ट बेसिकली हैं उस चैप्टर के, वो हर जगह काम आते हैं, हर जगह सिमिलर रहते हैं। वो तो जरा कि एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया, बिजनेस। पहले एजुकेशन मतलब एजुकेशन हुआ करता था, अब एजुकेशन का मतलब एक्टिंग प्लस बिजनेस दोनों है। अब मैं बस एक छोटी फेस वैल्यू वाला आदमी, मैं क्या ही कहूँ। देखिए, मैं ज्यादा ना कह करके अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।